नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टुडे कंटेंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य मॉडल पेपर 5 है जो क्लास 12 का सोल्व करेंगे। इससे पहले हमने 4 जो मॉडल पेपर है वो सोल्व कर चुके हैं। अगर उन वीडियो को नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर के अवश्य देखिएगा। और हिंदी अनिवार्य के भी हमने 4 मॉडल पेपर हैं वो सोल्व कर चुके हैं, उनकी भी प्ले लिस्ट बनी हुई है, उनमें जाकर के आप देखिएगा। और PDF के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप RBC क्लास 6-12 को ज्वाइन जरूर करिएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। दोस्तों, इन्हीं मॉडल पेपरों में से जो हमारा पेपर होगा उनमें से लगभग 70 से 80% तक के क्वेश्चन जो हूबहू देखने को हमें मिलेंगे। तो यहाँ पर इस मॉडल पेपर का हमारा पहला सवाल है, निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। जहाँ पर पहला जो सवाल है, गांधी जी हर दिन घूमने जाते समय सड़क के किनारे कुटिया में क्या करने जाते थे? तो वहाँ उनका परिवार रहता था। कुटिया में पशुओं की सेवा करने, मरीजों के हाल चाल पूछने और गरीबों की सेवा करने। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा दिक मरीजों के हाल चाल पूछने हैं, जो गांधी जी घूमने जाते और सड़क के किनारे जो कुटिया में ये जो दिक मरीजों के हाल चाल पूछने जाते थे। अगला हमारा दूसरा सवाल है यहाँ पर कि उद्योगों पर कब्जा जमाने के बाद पूंजीपतियों की नज़र अब किस पर है? चिकित्सा पर, शिक्षा पर, किसानों की जमीन व उत्पाद पर, मजदूरों के शोषण पर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा स ऑप्शन, यानी किसानों की जमीन व उत्पाद पर। फिर तीसरा सवाल है, वे नंदन वन व होवेंगी यशस्वी पंक्ति में नंदन वन किसे कहा गया है? जंगल को, आनंदमय उद्यान को, जीवन रूपी बगीचे को, समतल मैदान को। तो यहाँ पर आनंदमय उद्यान को है जो यहाँ पर नंदनवन कहा गया है। फिर है, फूल की शरीर संभा भय ठाडे पंक्ति में ठाडे शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? भरत के लिए, राम के लिए, मुनि वशिष्ठ के लिए और प्रजाजनों के लिए। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा भरत के लिए। जो ठाडे शब्द है वो यूज में लिया गया यानी प्रयुक्त हुआ है। सूरदास की झोंपड़ी कथा में प्रधान पात्र कौन है? सूरदास, भैरव, सुभागी, जगदर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सूरदास की झोंपड़ी है, जिस कथा में प्रधान पात्र है वो है सूरदास। फिर है, विश्वनाथ पर अत्याचार कैसे हुआ? उसे शहर जाना पड़ा, उससे माता पिता पीटते थे और उसका छोटा भाई जो आ गया वो उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर हमारा जो 6 नंबर ऑप्शन सवाल है इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी उसे शहर जाना पड़ा। फिर हमारा 7वां सवाल है यहाँ पर कि लेखक की पर्यावरण संबंधी चिंता सिर्फ मालवा तक सीमित न होकर कहाँ तक हो गई है? मध्य प्रदेश तक, राजस्थान तक, भारत तक, सार्वभौमिक। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा द ऑप्शन, यानी सार्वभौमिक। फिर है, जगदर ने भैरों को पोटली लौटाने की सलाह किस भावना से दी? नेक नियति से, बदनीयत से, मानवता से, मानवीयता से और न्याय भावना से। तो यहाँ पर जो जगदर ने है वो भैरों को पोटली लौटाने की जो भावना थी उसकी वो थी बदनीयत भावना से। फिर नाटक को कौन सा काव्य कहते हैं? तो नाटक सर्व काव्य, दृश्य काव्य, मुक्तक काव्य और खंड काव्य। नाटक को कौन सा काव्य कहते हैं? तो नाटक है जो इसको हम दृश्य काव्य कहते हैं। समाचारों की प्रधानता का आधार क्या होता है? पाठकों की रुचियां, दृष्टिकोण व मूल्य, पत्रकारों की रुचियां, दृष्टिकोण व मूल्य, संवाददाताओं की रुचियां, दृष्टिकोण व मूल्य, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर है वो हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी पाठकों की रुचियां, दृष्टिकोण व मूल्य। फिर हमारा 11वां सवाल है आगे कि रिपोर्टिंग के दौरान अपने क्षेत्र से संबंधित मिली जानकारियों के साथ रिपोर्टर को सर्वप्रथम क्या करना चाहिए? उसे तुरंत छपवा देना चाहिए, दूसरों तक पहुंचाना चाहिए, उसकी पुष्टि करनी चाहिए और उसको अनसुना कर देना चाहिए। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा स ऑप्शन, यानी उसकी पुष्टि करनी चाहिए। फिर हमारा 12वां सवाल कि पर्यावरण पर छपने वाली पत्रिकाएं, हमारा जीवन, पर्यावरण बचाओ, हमारा पर्यावरण।
तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी यह जो पत्रिकाएं हैं जो पर्यावरण पर छपने वाली हैं, जैसे हमारा जीवन, पर्यावरण बचाओ और हमारा पर्यावरण। फिर हमारा दूसरा सवाल है यहाँ पर, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित उत्तर से कीजिए। तो यहाँ पर पहला रिक्त स्थान है, जिस काव्य रचना के पढ़ने या सुनने से पाठक या श्रोता का चित्त जो है द्रवित हो उठता है, तो यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक श्रोता हो जाएगा। और फिर रिक्त स्थान है और वही गुण होता है, तो यहाँ पर माधुर्य गुण होता है, आंसर हो जाएगा। फिर है हमारा अगला सवाल जो 2 नंबर, रिक्त स्थान, जिसमें पहला रिक्त स्थान दिया है जिसमें हो जाएगा अश्लीलता व काव्य में सृजनात्मक या घृणाजनक, लज्जाजनक व लज्जास्पद एवं अमंगल सूचक है। फिर है तीसरा रिक्त स्थान, एक मात्रा का ह्रस्व या ह्रस्व स्वर को हम क्या मानते हैं, लघु माना जाता है यानी छोटा, जिसकी मात्रा होती है ऐसे और जो बड़ा होता है उसकी मात्रा होती है डॉलर के समान ऐसे। फिर है कवित्त छंद के प्रत्येक चरण में जो रिक्त स्थान दिया है, फिर वर्ण होता है तो 31 वर्ण होते हैं। फिर अलंकार काव्य की क्या है, आत्मा, ये मोस्ट रिक्त स्थान है, तो अलंकार काव्य की क्या होती है, आत्मा होती है। फिर अगला जो हमारा रिक्त स्थान है वो है, का सरवरी तेहि ते देहूं मयंकु, चांद कलंकी ये निकलंकु काव्य पंक्ति में अलंकार है, तो यहाँ पर अलंकार हो जाएगा व्यक्तिरेख अलंकार। फिर अगला हमारा, अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अगला हमारा 3 नंबर सवाल हो जाएगा, अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये जो गद्यांश दिया गया इसके पढ़ करके हमें आंसर देने हैं, जिसमें हमारा पहला सवाल है, समय का सदुपयोग करने से क्या लाभ रहता है बताइए। तो समय ऐसी संपत्ति है जिसका सदुपयोग करने से मूर्ख, निर्धन एवं कमजोर व्यक्ति को विद्या, धन, आत्मबल, आनंद और आनंद मिलता है, जो यहाँ पर इस गद्यांश की पहली लाइन है। अगला दूसरा सवाल है, मनुष्य आजीवन खिन्न कब रहता है। तो मनुष्य जब समय का सदुपयोग नहीं करता तब आजीवन खिन्न रहता है। अगला सवाल है, समय का दुरुपयोग करने से मनुष्य को क्या हानि होती है। तो समय का दुरुपयोग करने से जो मनुष्य का शारीरिक सुख और आत्मिक आनंद है जो प्राप्त करने से वह वंचित हो जाएगा। यह जो यहाँ पर समय का दुरुपयोग करने से उसको हानि होती है। फिर अब ईश्वर से प्रत्येक प्राणी को क्या मिला है। तो ईश्वर से है जो समय संपत्ति है जो प्रत्येक मनुष्य को ईश्वर की ओर से मिली है। क्या मिली है, समय की जो संपत्ति है, यानी जो समय मिला है, टाइम मिला है, वो क्या है, जो अनमोल है, वो ईश्वर की सबसे बड़ी देन है। फिर है समय का महत्व बताइए। तो समय का सदुपयोग करना जो आत्महत्या तथा उसे नष्ट करना एक प्रकार की आत्महत्या है। फिर है प्रस्तुत गद्यांश का उपयोग शीर्षक लिखिए। तो शीर्षक हो जाएगा समय का सदुपयोग। फिर है अगला सवाल हमारा, अपठित पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर ये जो पद्यांश है इस पद्यांश के आंसर हमें देने हैं। पद्यांश है वो दिया गया है, भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल जहाँ, संपूर्ण देश से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन भारतवर्ष है। हाँ, वर्ज भारतवर्ष की संसार का सिरमौर है, ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है, भगवान की भवभूतियों का ये प्रथम भंडार है, विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है, यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य हैं, विद्या कला कौशल सबके जो प्रथम आचार्य हैं, सनातन उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ हैं खड़े। तो ये जो पद्यांश है वेरी मोस्ट पद्यांश है। तो ये दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये जो पद्यांश है ये किन की रचना है, यानी किन कवि की है जो ये रचना है।
तो यहाँ पर इस पद्यांश का हमारा पहला सवाल है कि कवि ने संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष बताया और क्यों। तो कवि ने भारतवर्ष को सर्वोत्कृष्ट देश कहा है क्योंकि यह प्राकृतिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है। अगला दूसरा सवाल है, कवि ने भारतवर्ष को किसकी भूमि कहकर संबोधित किया है। तो कवि ने भारतवर्ष को ऋषि मुनियों की पुण्य भूमि के रूप में संबोधित किया है। और अगला सवाल है, भारत भूमि के मूल निवासियों की विशेषता क्या है। तो भारत भूमि के मूल निवासी आर्य थे जो विद्या व कला कौशल में निपुण थे। फिर है, कवि ने संसार का सिरमौर किसे माना है और क्यों। तो कवि ने संसार का सिरमौर है पुरातन भारतवर्ष को माना है और क्योंकि सृष्टि का विस्तार है जो यहीं से हुआ है, अर्थात इसे प्राचीन देश है जो कहा, प्राचीन देश कोई देश नहीं है, इससे प्राचीन कोई देश नहीं है। अगला है, यहाँ पर भारतवर्ष के प्रथम आचार्यों द्वारा हमें शिक्षा कैसी प्राप्त हुई। तो भारतवर्ष के आचार्यों से हमें विविध कला कौशलों की शिक्षा है जो प्राप्त हुई है, जिससे दिव्य ज्ञान की वृद्धि हुई। फिर है, प्रस्तुत काव्यांश का उचित शीर्षक बताइए। शीर्षक हो जाएगा भारतवर्ष का महत्व या विश्व में श्रेष्ठतम भारत। यह था खंड ए। अब हमारा खंड ब है जो है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर है जो अधिकतम 40 शब्दों में हमें देना है। जहाँ पर पहला सवाल हमारा 5वां क्वेश्चन है इसमें खंड ब का, औद्योगिकीकरण ने पर्यावरण का संकट पैदा कर दिया है, क्यों और कैसे। क्यों और कैसे। तो औद्योगिक योजना को क्रियान्वित करने, प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए वहाँ के गांवों की उपजाऊ जमीन सरकार द्वारा ली जाती है। उन जमीनों पर रहने वालों को विस्थापित कर दिया जाता है और पेड़ों और वनों की जो अंधाधुंध कटाई की जाती है। बाढ़ जैसी प्राकृतिक विपदाएं इसी की देन है। औद्योगिकीकरण के कारण विषाक्त गैस, धुआं एवं गंदा अपशिष्ट फैलने से पर्यावरण प्रदूषण का संकट पैदा होता है। फिर है अगला 6 नंबर सवाल, जो बातें उनके मुंह से निकली थी उनमें एक विलक्षण वक्रता रहती थी, ऐसा कहे जाने का आधार स्पष्ट कीजिए। फिर है यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, चौधरी साहब की हर अदा, रहन सहन और व्यवहार में उनकी रईसी और कवित्व दोनों का प्रभाव था। उनके व्यवहार में विलक्षण वक्रता रहती थी। यदि किसी नौकर के हाथ से गिलास गिर जाता तो वे कहते, कारे बचाते नहीं। यानी एक बार पंडित जी ने कहा, आज एकादशी थी, कुछ जल खाया और वो चले जा रहे हैं। तब चौधरी साहब ने कह दिया, जल ही खाया है और कुछ फलार भी पिया है। फिर है, यह दीप अकेला है पर इसको भी पंक्ति को दे दो के आधार पर व्यष्टि का समष्टि में विलय क्यों और कैसे संभव है। तो दीप व्यष्टि और पंक्ति समाज समष्टि का प्रतीक है और व्यक्ति या व्यष्टि का समष्टि में विलय होना चाहिए। दीप का पंक्ति से मिलन होना चाहिए क्योंकि व्यक्तियों के समूह से निर्मित समाज की शक्ति बढ़ती है। जिस प्रकार एक विशाल समुद्र एक एक बूंद से बढ़ता है, उसी प्रकार एक एक सब व्यक्ति के से समाज का है जो निर्माण होता है। तो मोस्ट क्वेश्चन है ये। अगला सवाल है हमारा, रही सकी चित्र लिखी सी पंक्ति का मर्म अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। तो माता कौशल्या को जब राम के वन गमन का ध्यान आता है तो वह चकित हो खड़ी रह जाती हैं। वे ऐसे लगती है कि जैसे सजीव स्त्री ने होकर चित्र में बनी आकृति हो। जो माता अभी तक राम के बचपन के खिलौनों को देखकर प्रसन्नचित्त थी, वे राम वन गमन का ध्यान आते ही चित्र में बनी आकृति की तरह ही एक जगह स्थिर होकर रह जाती हैं। फिर है, सूरदास की झोंपड़ी पाठ वर्तमान समय में प्रासंगिकता क्या है, अपने विचार लिखिए।
तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा हमारा वर्तमान काल में भी सत्ता और पूंजी के गठजोड़ से सूरदास जैसे लोगों की झोंपड़ियां हैं जो जला दी जाती हैं। दलित एवं गरीब व्यक्ति जब सब ओर से पीड़ित व्यतीत रहता है, फिर भी वह जिजीविषा रखता है और संघर्ष कर भविष्य के प्रति आशावान बना रहता है। यही इस पाठ का जो इस पाठ की जो सामयिक जो प्रासंगिकता है। फिर हमारा अगला सवाल है, बिस्कोर की माटी आत्मकथांश में विश्वनाथ त्रिपाठी ने प्रकृति की जो सतरंगी छटा है का जो मनोरम चित्रण किया वो स्पष्ट करें। तो यहाँ पर लेखक ने गांव की प्राकृतिक छटा का वर्णन करते हुए कमल, कोइया, हरसिंगार के साथ साथ तोरी, लौकी आदि का और कदम के फूलों का है जो उल्लेख किया है। वहाँ पर अनेक तरह के सांपों, बिच्छुओं आदि के भय मिश्रित परिवेश के साथ है जो प्राकृतिक विपदा, बाढ़ से बदहाल दशा का भी वर्णन किया है। फिर 11वां सवाल है हमारा, बीनू पद चले सुने बीनू कहना। बीनू पद चले सुने बीनू कहना, कर बीनू कर्म कर विधि नाना। उपयुक्त पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार का नाम एवं लक्षण लिखिए। तो इस पंक्ति के अंदर विभावना अलंकार हैं। तो इसका लक्षण हो गया कि विभावना में बिना कारण के अथवा विपरीत कारण के कार्य की उत्पत्ति अर्थात कार्य के होने का वर्णन किया जाता है, और उक्त पंक्ति में बिना पैर के चलना, बिना कान के सुनना और हाथों के न होने पर भी अनेक कर्म का करने का वर्णन है, और इसमें बिना कारण के कार्य होने का वर्णन है। वर्णन होने से ये जो है अलंकार विभावना अलंकार है इस पंक्ति के अंदर। फिर हमारा अगला सवाल है, कविता कोने में घात लगाई बेटी है। यह हमारे जीवन में किसी भी क्षण बसंत की तरह आ सकती है। इन पंक्तियों का क्या अर्थ या तात्पर्य है? ये पंक्तियां जॉर्ज लुइस बोर्गेस की हैं। उनका मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति के मन में रचना करने की जो प्रवृत्ति होती है एवं प्रत्येक व्यक्ति के मन में भाव होते हैं जो किसी भी समय शब्दों के रूप में फूटकर कविता की रचना कर सकते हैं, और उनका कोई निश्चित समय नहीं होता, निश्चित काल नहीं होता, कभी भी वे मानव मन से स्फुटित नहीं हो सकते हैं। अगला हमारा सवाल है, पत्रकारिता और सृजनात्मक लेखन में क्या अंतर है? पत्रकारिता और सृजनात्मक लेखन। तो पत्रकारिता का जो रिश्ता है वो तथ्यों से है, जबकि सृजनात्मक लेखन का कल्पना से है। पत्रकारिता अनिवार्य रूप से तात्कालिकता और अपने पाठकों की रुचियों और ज़रूरतों का ध्यान में रखकर लिखा गया लेखन है, और जबकि सृजनात्मक जो लेखन है वो लेखक को काफ़ी छूट रहती है। ये जो इसमें अंतर है। अगला सवाल है, सोने के कारोबार और पर्यावरण व मौसम से जुड़े विषय के लिए किस तरह की जो शब्दावली का है जो प्रयोग किया जाता है? इसके लिए सोने में भारी उछाल, चांदी लुढ़की, पीली धातु की चमक बढ़ी आदि तकनीकी शब्दावली का जो है प्रयोग होता है, और पर्यावरण और मौसम से जुड़ी खबरों के लिए पश्चिमी हवाएं, आर्द्रता, टॉक्सिस, कचरा, ग्लोबल वार्मिंग, तूफान का केंद्र या रुख आदि शब्द काम आते हैं। फिर अगला हमारा 15वां सवाल है कि रघुवीर सहाय का जो साहित्यिक परिचय लिखिए या साहित्यिक परिचय दीजिए। तो कवि रघुवीर सहाय ने काव्य रचना में अपनी पत्रकार दृष्टि का सृजनात्मक उपयोग किया है, और इनकी जो प्रमुख रचना काव्य कृतियाँ यानी रचनाएं हैं जो सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो जल्दी हंसो और लोग भूल गए हैं। ये जो रघुवीर सहाय की रचनावली में उनकी लगभग सभी रचनाओं का संग्रह किया गया है, और रघुवीर सहाय की जो कविताओं में मानवीय पीड़ा की अभिव्यक्ति स्पष्टता हुई है, और इन्हें लोग
भूल गए काव्य संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार का सम्मान प्राप्त हुआ है। तो इनका जो यहाँ पर साहित्य अकादमी पुरस्कार किस काव्य संग्रह पर मिला है, तो यहाँ पर लोग भूल गए काव्य संग्रह पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला हमारा सवाल है निर्मल वर्मा का साहित्य परिचय दीजिए। तो निर्मल वर्मा का जन्म शिमला में सन 1929 में हुआ और दिल्ली विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त कर कुछ समय तक वहीं पर अध्यापन कार्य किया। उनका कर्तृत्व उल्लेखनीय है और इनके परिंदे, जलती झाड़ी, बीच बैस में आदि कहानी संग्रह हैं। वेदिन, अंतिम अरण्य आदि उपन्यास तथा कुछ यात्रा संस्मरण एवं निबंध संग्रह काफी चर्चित हैं। फिर है हमारा अगला सवाल, लोटा लो ये अपनी थाती मेरी करुणा हा हा खाती से क्या आशय है। और अथवा में कवि विद्यापति के परों में प्रकृति से उद्दीप्त विरह चेष्टाओं का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा लोटा लो यह अपनी थाती मेरी करुणा हा हा खाती से आशय स्पष्ट हैं। यह और अथवा में जो दे रखा कवि विद्यापति का, इसका हम आंसर देख लेते हैं। तो कवि विद्यापति ने नायिका राधा की वीर चेष्टाओं को प्रकृति के माध्यम से व्यक्त किया है। संयोग की स्मृतियां वियोग काल की प्रकृति के द्वारा उद्दीप्त होती हैं और उद्दीप्त होती हैं कि सावन मास आ गया है, जिसमें होने वाली वर्षा को देखकर नायिका को अपने प्रीतम की अधिक याद आने लगती है और सुंदर खिले पुष्पों को देखकर तथा कोयल व भंवरे के मधुर गान को सुनकर राधा को अपने प्रिय कृष्ण की याद है जो तीव्र वेदना से भर देती है और इसलिए वह अपनी आंखों को जो बंद कर लेती है और कानों को ढक लेती है। फिर हमारा अगला सवाल है कि लेखक क्यों मानता है कि जो स्वार्थ से भी बढ़कर जिजीविषा से भी प्रचंड कोई न कोई शक्ति अवश्य है। उदाहरण सहित उत्तर दीजिए। और अथवा में वे आपके ही नहीं हमारे भी नेता हैं। यासेर अराफत ने यह वाक्य किसके लिए और क्यों कहा। तो यहाँ पर हम पहले का आंसर देख लेते हैं और इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगी। तो उत्तर सामान्यतया लोग स्वार्थ या जिजीविषा को ही जीने का सुख का आधार मानते हैं। और लेखक ने ऋषि याज्ञवल्क्य का उदाहरण दिया है कि उन्होंने अपनी पत्नी को बताया कि सब कुछ जो स्वार्थ के लिए है। और पश्चिम के होब्स और हेल्वेसियस जैसे विचारकों ने भी ऐसी ही बात कही है, किंतु लेखक स्वार्थ तथा जिजीविषा से भी प्रचंड किसरी और शक्ति को महत्वपूर्ण मानता है। लेखक का मानना है कि स्वार्थ खंड सत्य है और वह मोह, तृष्णा, कार्पण्य, दोष को ही उत्पन्न करता है। आत्मा केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं, वह व्यापक है, अपने मन में, अपने अपने में, सब में और सब में। आप इस प्रकार की एक समष्टि बुद्धि जब तक नहीं आती तब तक पूर्ण सुख का जो आनंद है वो नहीं मिलता। और सर्व के लिए यानी सभी के लिए अपने आप को न्यौछर कर देना यही सच्चे सुख का उपाय है। फिर हमारा अगला सवाल है 19वां, क्या आपको भी पर्यावरण की चिंता है? अगर है तो किस प्रकार अपने शब्दों में लिखिए। और दूसरा सवाल है अथवा में जो सूरदास उठ खड़ा हुआ और विजय गर्व की तरंग में राख के ढेर को दोनों हाथों से उड़ाने लगा, इस कथन के संदर्भ में सूरदास की मनोदशा का वर्णन कीजिए। तो हम यहाँ पर जो पर्यावरण की चिंता, इस आंसर देख लेते हैं। वर्तमान में पर्यावरण की चिंता केवल मालवा तक सीमित न होकर सारे विश्व की है जो हो गई है। और इसमें हमें इस बात की चिंता है कि वर्तमान में जो ध्वनि प्रदूषण है जो असीमित बढ़ गया है। पेयजल प्रदूषण के साथ वायु प्रदूषण भी लगातार है जो बढ़ रहा है। और ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए यंत्र चालित वाहनों पर नियंत्रण किया जाना चाहिए। और शैलेश सर
प्रणाली का जो उपयोग होना चाहिए, डीजल चलित वाहनों एवं यंत्रों का जो मानकीकरण होना चाहिए और वायु एवं जल प्रदूषण को कम करने के कारण जो कारगर है वो उपाय होने चाहिए। और ये सारे कार्य जो सरकार के साथ ही जनता भी सजग होकर करें, तब भी पर्यावरण को बचाया जा सकता है। अगला हमारा खंड 2 का 20वां सवाल है, जो सप्रसंग वाक्य करनी है। जो हमारी 20वां सवाल गद्यांश की वाक्य से रिलेटिव है। और फिर है गद्यांश की वाक्य से पद्यांश की वाक्य है, 21वां सवाल है जो। तो यहाँ पर ये जो पीडीएफ में आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। तो अगला हमारा 22वां सवाल है, जो निबंध से रिलेटिव है। 4 निबंध दिए गए हैं, इनमें से किसी एक पर हमें निबंध लिखना है, जिसमें इसमें दिया गया है मेरा प्रिय साहित्यकार जो है मैं प्रेमचंद जी मुंशी। इनका जो जीवन परिचय है वो यहाँ पर एक निबंध के रूप में लिखना है। तो दोस्तों ये था हमारा मॉडल पेपर 5। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन ज़रूर करें, जिसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दी गई है। बाकी की जो आपके मॉडल पेपर हैं वो करवा दिए गए हैं, जो 4 मॉडल पेपर हो चुके हैं पिछले। अगर उनको नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर के अवश्य देखिएगा। और बाकी सभी सब्जेक्टों की आपको जल्द ही जो संजीव डैशवर के सभी मॉडल पेपर है वो सॉल्व करवाए जाएंगे। तो आप सभी जो लगातार हमसे जुड़े रहें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि वो भी इसको देख सकें और समझ सकें कि कैसे क्वेश्चन है जो पेपर में हमें पूछे जाते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं और ऐसे ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।